दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई यूट्यूब वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ सीए इंटरमीडिएट के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 इस वीडियो का पहले ही आ चुका है और आज इस वीडियो में ये पार्ट 2 वीडियो है। बेसिकली इसमें हम टेस्ट योर नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस है बेसिकली, तो हम पाँचों के पाँच आज सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें दिया है कि एग्जामाइन अंडर विच हेड द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल। हमें बताना है, बेसिकली हमें 8 केस दिए हुए हैं यहाँ पे, और उन 8 के 8 केसेस में हमें ये बताना है कि जो इनकम है वो किस हेड में जाके टैक्सेबल होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 5 हेड होते हैं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और लास्ट में बचता है अदर सोर्स। जो कहीं नहीं जाता उसको उठा के हम अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। तो सबसे पहला हमें दे रखा है रेंटल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है कि वो हमारा स्टॉक है, यानी कि हमारा बिजनेस है एक तरह से उसको बेचना। बिल्डिंग खरीदना बेचना क्या है, हमारा बिजनेस है। तो यानी कि अगर वो हमारा बिजनेस है तो वो हमारी इनकम कहाँ जाएगी, इनकम हमारी जाएगी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी में। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे लिखा है कि रेंटल इनकम। क्या रेंटल इनकम का माना हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है? जी नहीं। हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, क्योंकि प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि प्रॉपर्टी जो है उसको हम खरीदते बेचते हैं। अगर हमारा बिजनेस होता रेंटल इनकम कमाना, तब तो फिर ये पीजीबीपी हेड में जाता। लेकिन क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, लेकिन यहाँ हमने क्या कमाया है? रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम हमारी कहाँ टैक्सेबल होती है? रेंटल इनकम हमारी टैक्सेबल होती है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में। तो जो पहला पार्ट है यहाँ पे, इसका आंसर होगा कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये रेंट पे देना हमारा बिजनेस नहीं है। अगर रेंट पे देना हमारा बिजनेस होता फिर तो ये पीजीबीपी हेड में जाता। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हमारा एक्चुअली बिजनेस है क्या। हमारा बिजनेस है स्टॉक एंड ट्रेड दिया, तो इसका मतलब खरीदना बेचना हमारा बिजनेस है। तो क्योंकि ये इनकम उससे अलग है तो ये पीजीबीपी हेड में नहीं जाएगी। और अब अगर पीजीबीपी हेड में नहीं जा रही तो रेंटल इनकम हम बाकी 4 हेड में कहाँ ले जाते हैं? हम ले जाते हैं इसको इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में, तो वहाँ पे ये टैक्सेबल होगा। अब सेकंड पार्ट है सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म। देखिए, सैलरी कहाँ टैक्सेबल होती है? सैलरी टैक्सेबल होती है इनकम अंडर द हेड सैलरी में। सैलरी में होती है तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म, यानी कि मान लीजिए मैं पार्टनर हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अब मेरी कोई सीए फर्म है, अब मुझे वहां से सैलरी मिल रही है, तो क्या एक्चुअल में वो सैलरी है? जी नहीं। मेरी ही सीए फर्म है, वहीं पे मैंने और मेरे फ्रेंड, मान लीजिए मेरा दोस्त है आशुतोष, हम दोनों ने मिलकर सीए फर्म स्टार्ट कर ली। उसी में से हम दोनों लाख लाख रुपए सैलरी हर महीने निकाल रहे हैं, तो क्या वो चीज़ सही होगी? जी नहीं। ये जो एक्चुअल में ये जो सैलरी हमें मिल रही है ये हमारे बिजनेस प्रॉफिट का पार्ट है, इसको हमने एज अ सैलरी दिखाया है। तो ये जो इनकम होगी जो हम एज अ पार्टनर की कैपेसिटी में ले रहे हैं, ये कहाँ टैक्सेबल होगी? ये जो इनकम है ये टैक्सेबल होगी आपकी पीजीबीपी हेड में, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल में बिजनेस है। बस हमने उसको दिखा दिया कि भाई सैलरी हम ले रहे हैं, अपने बिजनेस से ही हम सैलरी ले रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने ही बिजनेस में हम एम्प्लॉय हैं। तो ये जो इनकम है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से ली है, तो वो हमेशा जाके कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी हेड में जाके टैक्सेबल होगा। इसके बाद है रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि रेंटल इनकम जो मशीनरी से मिले ये हमारा बिजनेस है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाई मेरे पास कुछ मशीन है और मैं उसे रेंट पे देता हूँ, उस तरह की मेरी इनकम आ रही है। तो उस केस में क्या होगा कि ये पीजीबीपी हेड में जाके टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर ये मेरा बिजनेस नहीं है तो रेंटल इनकम कमाना, अब इसको इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में तो ले जा नहीं सकते, क्योंकि मशीनरी से रेंटल इनकम आ रही है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में हम किसे लेके जाते हैं? जो सिर्फ हमें हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम मिलती है। तो अगर ये कहीं नहीं जा रहा तो इसको उठा के हम कहाँ डाल देंगे? अदर सोर्सेज में। अब यहाँ पे इशू क्या है कि हमें ये नहीं दे रखा कि ये हमारा बिजनेस है या नहीं है। तो एग्जाम में आप चाहे तो इसको पीजीबीपी भी लिख के आ सकते हैं या फिर अदर सोर्सेज भी लिख के आ सकते हैं, उसमें कोई इशू होगा नहीं। लेकिन बेटर यही है कि अगर कुछ नहीं दे रखा तो अदर सोर्सेज में लिख के आइए। हालांकि पीजीबीपी भी लिख देंगे तो एग्जामिनर आपका जो क्वेश्चन है उसको आपके आंसर को गलत कर नहीं सकता। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे।
विनिंग फ्रॉम लॉटरीज बाय अ पर्सन हैविंग द सेम एज बिजनेस एक्टिविटी। देखिए सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है, क्या लॉटरी खरीदना बेचना, या फिर लॉटरी खरीदना बेचना तो खैर बिजनेस ही होता है, लॉटरी खरीदना क्या आपका बिजनेस हो सकता है? मैं रोज एक लॉटरी खरीद रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि ये मेरा बिजनेस है, ये कभी ना कभी तो प्रॉफिट होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हो सकता है मुझे कभी प्रॉफिट ना हो, तो वो कोई बिजनेस नहीं हो सकता, एक तरह से जुआ टाइप हो गया कि जी मैं तो खरीद रहा हूँ, कभी ना कभी तो मेरी लॉटरी लगेगी। सो दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम। तो ये मेरा अदर सोर्सेज में चले जाएगा, क्योंकि लॉटरी निकालना जो बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि आप ये नहीं कह सकते कि लॉटरी निकाल रहा हूँ तो मेरा वो बिजनेस है, या गैम्बलिंग है वो मेरा बिजनेस है, इस तरह की चीज़ें कहने का तो गवर्नमेंट जेल में और डाल देगी। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज कभी भी आपका बिजनेस नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ बेचना हो सकता है, फिर भी लॉटरी बेचना आपका बिजनेस हो सकता है, लेकिन लॉटरी खरीदना कभी भी बिजनेस नहीं हो सकता। तो ये जो है फोर्थ पार्ट, ये आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगा। इसके बाद है सैलरी रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए अब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जैसे कि मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन एमपी भी हैं वो वाराणसी से, तो अगर उन्हें कोई सैलरी मिल रही है तो क्या वो उनकी सैलरी है? जी नहीं, वो एम्प्लॉय नहीं है किसी के, वो बेसिकली देश के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। तो उनकी जो इनकम होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी इनकम मिलती है वो हमेशा अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होती है, बिकॉज दे आर नॉट एनीवन्स एम्प्लॉय। ये बस दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, उन्हें एमपी बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है, तो जो उन्हें जो इनकम मिल रही है वो इनकम कहाँ जाएगी? वो अदर सोर्सेज में जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में ये सैलरी नहीं है। इसे बस सैलरी की तरह शो किया जाता है कि सैलरी जो उन्हें मिली, लेकिन एक्चुअल में सैलरी नहीं है। तो ये जो इनको जो पैसे मिल रहे हैं ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। उसके बाद है रिसीट्स विदाउट कंसिडरेशन। अब ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी कि आपको कुछ भी पैसा मिला बिना कंसिडरेशन के, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, तो इसको आप उठा के अदर सोर्सेज में डाल देंगे। ये बहुत ही मतलब वैग्यू सा क्वेश्चन है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि आपको बिना कंसिडरेशन के कुछ पैसे मिल रहे हैं, किसी ने ऐसे ही आपको पैसे दे दिए, आपके दोस्तों ने 25,000, हालांकि देते तो है नहीं लेकिन फिर भी मान लो कि दिए हैं 25,000, 30,000, 50,000 दे दिए, तो वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। वैसे आपको एक चीज़ पता होगी, 50,000 तक गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, 50,000 से 1 रुपये भी ऊपर जाता है तो पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ हम मान रहे हैं कि पूरा टैक्सेबल है, तो वो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि अदर सोर्सेज में चले जाएगा, रिसीट्स विदाउट कंसिडरेशन। अब आ जाते हैं हम सेवन्थ पार्ट पे। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इफ प्रोविडेंट फंड इज अनरिकॉग्नाइज्ड। देखिए आपको पता है कि जैसे कि पीएफ जो होता है वो या तो रिकॉग्नाइज हो सकता है या अनरिकॉग्नाइज हो सकता है। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन वगैरह हम देते हैं ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, वो रिकॉग्नाइज्ड होता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि आपने कोई अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में डाला और वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो आपके कौन से सोर्स में जाएगा? वो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, क्योंकि दैट इज नॉट योर बिजनेस और दैट इज नॉट योर सैलरी। तो वो चीज़ क्या कहा जाएगी? आपका अदर सोर्सेज में जाएगी। देखिए जो कहीं ना जा रहा हो उसको उठा के अदर सोर्सेज में डाल देना है। तो आपको बस ये देखना है कि ये जो चार हेड है ऊपर की, उनमें क्या आता है। जो वहाँ नहीं आ रहा है उसको उठा के आपको डाल देना है, इसे एक तरह से कचरा समझना है कि जो कहीं नहीं जा रहा है इस कचरे में डाल दो, बात खत्म। अब आ जाता है पार्ट 8, रेंटल इनकम इन केस ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। हाँ ये हुई ना बात। अब देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट में भी रेंटल इनकम था, एट्थ पार्ट में भी रेंटल इनकम, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या था कि प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि वो बिजनेस था उनका प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, रेंटल इनकम कमाना नहीं था उनका बिजनेस। ये यहाँ पर क्या है कि बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि एक्चुअल में आपका बिजनेस है क्या। यहाँ पे क्या है बिजनेस आपका? आपका बिजनेस जो है वो है प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी रेंट पे देने का। तो जो इनकम आएगी वो इनकम हमेशा पीजीबीपी हेड में जाके ही टैक्सेबल होगी। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जैसे जो फर्स्ट पार्ट है उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्यों जाएगा? क्योंकि वो उनका बिजनेस नहीं था रेंटल इनकम कमाना। तो अगर वो बिजनेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमें रेंट मिलता है वो कहाँ जाता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ऐसे ही सेकंड पार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे सैलरी बाय पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म, तो वो पीजीवीपी हेड में जाएगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि वो हमारा बिजनेस है।
पार्टनरशिप फर्म बेसिकली हमारे बिजनेस, मैंने एग्जांपल देते कि मैं अपने और अपने दोस्त आशुतोष है कि हम दोनों ने मान लीजिए एक सीए फर्म खोली है, वहाँ से हम दोनों ही सैलरी लिए जा रहे हैं लाख लाख रुपए, भले ही डिजर्व करते हो ना करते हो, बस लिए जा रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। तो उसको हम पीजीबीपी में ही टैक्सेबल करेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम उसे सैलरी हेड मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी। यहाँ पे देख रहे हैं पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोनों दे रखे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे नोट भी दे रखा है, एज पर सेक्शन 56 टू रेंटल इनकम ऑफ मशीनरी वुड बी चार्जेबल to head render income from other sources if same is not chargeable to income tax under the head PGBP। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तब जाएगा जब वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल ना होने वाला हो, यानी कि अगर रेंटल इनकम जो मशीनरी है वो रेंट पे देना मेरा बिजनेस नहीं है, तब जाके वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फोर्थ पार्ट यहाँ ये जो लॉटरी वाला है, इसमें तो बस यही है कि अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि लॉटरी कभी भी आपका बिजनेस नहीं हो सकती। ऐसे ही सैलरी पेड टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मोदी जी को कुछ सैलरी मिल रही है तो वो कहाँ जाएगी, अदर सोर्सेज में, ऐसा एमपी। रिसीट विदाउट कंसिडरेशन, बिना फ्री के आपको पैसे वैसे तो मिलते नहीं, लेकिन मान लो मिल गए तो वो कहाँ जाएगी, अदर सोर्सेज में। ऐसे ही अनरिकॉग्नाइज्ड फंड को जो भी मिल रहा है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है 8th वाला पार्ट कि रेंटल इनकम इन केस ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहाँ पे कहाँ टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी हेड में, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टी रेंट पे देना आपका बिजनेस है। तो ऑब्वियस सी बात है जो इनकम आएगी प्राइमरी सोर्स से वो कहाँ जाएगी, टैक्सेबल होगी, वो टैक्सेबल होगी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, सॉरी पीजीबीपी हेड में। अगर प्राइमरी बिजनेस है फिर तो पीजीबीपी हेड में होगी, अगर आपका प्राइमरी सोर्स नहीं है तो कहाँ टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। अब बारी है क्वेश्चन 2 की। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग आर चार्जेबल टू टैक्स एंड द अमाउंट लायबल टू टैक्स। यहाँ पे हमें क्या है कि दो केस दिए हुए हैं, बेसिकली हमें बताना है कि ये टैक्सेबल है कि नहीं और उन पे टैक्स लगेगा या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। अ सम ऑफ 1,20,000 was received as gift from non-relative by Raj on the occasion of marriage of his son Praveen। देखिए अगर शादी में आपको कुछ भी अमाउंट मिल रहा है तो वो टोटली एग्जाम्प्ट है, आपको उसमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, कुछ केस सिनारियो लगाने की जरूरत नहीं कि भाई हाँ इतना कुछ आपको मैं देखना ही नहीं है उसमें, वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। लेकिन किसके लिए एग्जाम्प्ट है, वो जो जिनकी शादी है उनके लिए एग्जाम्प्ट है, ऐसा नहीं कि उनके रिलेटिव के लिए भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। देखिए शादी में आपको रिलेटिव से मिले, नॉन रिलेटिव से मिले, किसी से मिले, चाहे फॉरेनर से ही क्यों ना मिल रहा, वो पूरा एग्जाम्प्ट है। कोई फॉरेनर आया आपकी शादी में, उसने आपको गिफ्ट दे दिया, तो वो भी क्या होगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन लेकिन अगर वो गिफ्ट मिल रहा है किसी आपको, अगर आपके किसी रिलेटिव को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नॉन रिलेटिव बाय राज ऑन द ओकेजन ऑफ हिज ऑन द मैरिज ऑफ हिज सन प्रवीण, मिस्टर राज हैं जिनके बेटे की शादी में उन्हें गिफ्ट मिला है 1,20,000 का, तो ये 50,000 से ऊपर हो गया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों टैक्सेबल होगा, क्योंकि शादी किसकी है, शादी है प्रवीण की, ना कि मिस्टर राज की। अगर मिस्टर राज की शादी होती, उन्हें गिफ्ट मिल रहा होता, फिर तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होता विदाउट एनी डाउट अंडर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन यहाँ जो शादी है वो प्रवीण की है, उनके पिता को जो गिफ्ट मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो ये पूरा का पूरा 1,20,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 56 यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन ऑफ 96,000 रिसीव्ड ऑन 12th March 2025 for acquisition of urban land of which 40% relates to PY 23-24। हमें पैसा कब मिला है, PY 24-25 में, यानी कि प्रीवियस ईयर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमें मिला है 96,000 रुपए। देखिए जो इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन है वो हमेशा याद रखिए कि इट डजेंट मैटर फ्रॉम विच ईयर दिस रिलेट्स, ये हमेशा जब भी आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ है तब जाके टैक्सेबल होगा। और ये कौन से हेड में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो ये जो 96,000 रुपीज है हमें कब मिला है, ये मिला है पीवाई 24-25 में। तो पीवाई 24-25 में जाके पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखिए 40%, उससे 40 क्या 100 का 100% भी अगर 23-24 से रिलेट करता, लेकिन हमें मिल कब रहा है, हमें मिल रहा है 24-25 में, तो ये कब टैक्सेबल होगा, 24-25 में जाके टैक्सेबल होगा। तो ये 96,000 हमारा 24-25 में जाके टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है
कि जो जैसे सेक्शन 56 में ये टैक्सेबल तो होता है, लेकिन जो सेक्शन 57 है, सेक्शन 57 सब सेक्शन 4 वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन के केस में आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा, फ्लैट 50% का डिडक्शन मिलेगा। तो यानी कि जो 96,000 है उसका 50% कितना हो गया 48,000। तो जो नेट टैक्सेबल अमाउंट है वो हो जाएगा 48,000 अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देखिए इसमें एक चीज और थी कि मान लीजिए आपने कोई लीगल एक्सपेंस किया या कोई भी ऐसा एक्सपेंस किया जो कि आपको इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन मिलने में जिसने मदद की या फिर जरूरी था, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैट डिडक्शन मिलता है 50% का। तो जब आपको फ्लैट डिडक्शन मिल रहा है तो कोई दूसरा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये पार्ट 1 है। यहाँ पे टैक्सेबल पूरा 1,20,000 टैक्सेबल किया है, जो कि बिल्कुल सही है। सेक्शन 56 में जाके होगा, क्योंकि गिफ्ट रिसीव्ड जो होता है वो ओकेजन ऑफ मैरिज होता है, इंडिविजुअल हिमसेल्फ हिमसेल्फ और हरसेल्फ जो भी होता है कि उनकी शादी में जो है, जिनकी शादी है उनके लिए देखिए एग्जाम्प्ट है। ऐसा नहीं कि आप हर कोई भी रिश्तेदार आ रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे गिफ्ट मिला है शादी में तो मुझे भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए, मेरा भी एग्जाम्प्ट होना चाहिए, मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो ये पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर राज के हाथ में। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। यहाँ पे है टैक्सेबल 48,000, जैसे कि 96,000 का अमाउंट मिला था, लेकिन 50% क्योंकि यहाँ पे हमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 57 में, तो ये यहाँ पे हमारा टैक्सेबल कितना होगा, सिर्फ 48,000 ही टैक्सेबल होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन 10 अक्टूबर 2024 मिस्टर गोविंद, जो कि एक बैंक एम्प्लॉय हैं, उन्हें 5 लाख रुपए मिले हैं टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ हिज लैंड। 16-17 में इनका कंपल्सरी एक्वायर हुआ था लैंड, उसके बाद उन्हें 5 लाख रुपए मिले थे। अच्छा, उसके बदले में इन्हें 5 लाख मिले हैं 10 अक्टूबर 2024 को, यानी मिले कब है, एफ वाई यानी कि FY/PY 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर जो भी कह लीजिए, 24-25 में जाके इन्हें रिसीव हुआ है। तो कब टैक्सेबल होगा ये, आगे आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरे का पूरा 5 लाख टैक्सेबल होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें 50% का डिडक्शन मिलेगा। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो हम देख लेते हैं, लेकिन आंसर इसका यही निकलेगा, इतना देख के आपको समझ जाना चाहिए। Out of this interest, 1.5 lakh relates to FY 17-18, 1.65 lakh relates to 18-19, 1.85 lakh relates to 19-20. He incurred 50,000 by way of legal expense to receive the interest on such enhanced compensation. तो देखिए आपको ये चीजें टोटली इग्नोर करनी है जब भी इंटरेस्ट ऑन एनहेंस्ड कंपनसेशन के साथ है। आपको देखना ही नहीं कि किस ईयर से रिलेट करता है, आपने कितना लीगल एक्सपेंस, क्योंकि नॉर्मली देखिए जब भी आप कोई ये क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उसमें हमेशा आपको दिखाते हैं कि लीगल एक्सपेंस का आपको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी आप कोई असेट परचेज करते हैं, असेट परचेज करने में आपने कोई लीगल एक्सपेंस इनकर्ड किया है, तो उसको आप हमेशा अपने फिक्स्ड असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो उस चीज़ का मैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर जो इनकम टैक्स एक्ट है आपको क्लियर डिडक्शन दे रहा है, पूरी फ्लैट डिडक्शन दे रहा है 50% की, वो भी तो आपको कोई और एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। तो ये तो अब आपको अच्छे से आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपनसेशन वाला। इसमें जैसे ही आया है, जिस ईयर में रिसीव हुआ, आपको बस इतना देखना किस ईयर में रिसीव आया है, पूरा उठा के इनकम में डाल दो, उसका 50% सेक्शन 57 में अलाउ कर दो। 57 सब सेक्शन 4 एग्जाम में खाली 57 में लिख देंगे तो भी चल जाएगा। तो बस इतना लिख देना है और वो आपका 2.5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा। इसमें आंसर वैसे देखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। इसमें देखिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा, अभी आप खुद पढ़ लीजिए क्योंकि काफ़ी इजी हो गया। आपको अब तक पूरा समझ में आ गया। 5 लाख था, उसमें 2.5 लाख आपका एग्जाम्प्ट हो गया और 2.5 लाख टैक्सेबल हो गया। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशन में भी किया था। क्वेश्चन 4 की The following details have been furnished by Ms. Hemali pertaining to the year ended 31st March 2025, यानी कि FY 24-25 से रिलेटेड इन्होंने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं। तो हमें उसमें बताना है कि क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कोई इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं। कैश गिफ्ट मिला है देखिए 51,000 का, उनकी अपनी किसी दोस्त से ऑन ओकेजन ऑफ पता नहीं क्या लिखा है यार, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, वैसे समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता।
a wedding function celebrated on her husband completing 60 years of age. दिस वॉज ऑल्सो हर 25th वेडिंग एनिवर्सरी। तो देखिए वेडिंग एनिवर्सरी पे कोई गिफ्ट मिलता है तो क्या वो एग्जेम्प्ट होता है? तो द आंसर इज नो। देखिए अगर आपको शादी में कुछ मिल रहा है तो इट डज नॉट मैटर दैट whether the amount is more than 50,000 or less than 50,000 or whether you have received that amount from relative or non-relative, that amount will not be taxable if you have received that amount in your wedding. But in case of wedding anniversary, any amount received will be taxable. In case the amount is above 50,000 and you have received that amount from a non-relative, यानी कि यहाँ क्या है कि फ्रेंड क्या रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है? तो द आंसर इज नो, फ्रेंड रिलेटिव की डेफिनेशन में तो नहीं आते। तो इसमें क्या हो जाएगा? और अमाउंट भी क्या है? 50,000 से ऊपर है, तो क्या ये टैक्सेबल होगा? तो द आंसर इज यस। अगर वेडिंग में मिलता तो देखिए एग्जाम्प्ट हो जाता, लेकिन यहाँ कब मिला है? वेडिंग एनिवर्सरी में मिला है, तो अमाउंट पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। ऑन द अबव ओकेजन, उसी ओकेजन में अ डायमंड नेकलेस वर्थ 2 लाख रुपीज वाज प्रेजेंटेड बाय हर सिस्टर लिविंग इन दुबई। क्या ये शादी में मिला है, यानी कि वेडिंग वगैरह में मिला है? तो द आंसर इज नो। कब मिला है आपको? वेडिंग एनिवर्सरी मिला है, अमाउंट या 50,000 से ऊपर। तो क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? तो हाँ बिल्कुल टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन इसमें एक चीज और है कि ये मिला किससे है? मिला है उनकी सिस्टर से। तो क्या जो उनकी सिस्टर जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करती है? तो द आंसर इज यस। सिस्टर फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं देना है अगर आपको किसी रिलेटिव से मिलता है। तो ये 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? इस पे टैक्स लगेगा? तो द आंसर इज नो। तो सिर्फ 51,000 पे लगेगा और 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको अपने रिलेटिव से मिला है। अगर रिलेटिव से कभी भी मिला, ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं है कि आपको वेडिंग में ही मिलना चाहिए या 50,000 से कम ही मिलना चाहिए रिलेटिव के केस में। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस भी कंसर्न पर्सन से ये अमाउंट मिला है क्या वो रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अगर करते हैं फिर तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने किया कि 51,000 पे पूरा टैक्स लगा दिया, वैसे ही यहाँ पे भी पूरा टैक्स लग जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये रिलेटिव से मिला है तो 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा फर्स्ट पार्ट में एक चीज और देखिएगा कि जैसे अगर यहाँ पे अमाउंट 49,000 होता तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर 50,001 रुपीज या जैसे 51,000 भी, तो अमाउंट जो टैक्स लगेगा वो पूरे पे लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 माइनस कर दे। 50,000 तक के एग्जाम्पशन तब है जब टोटल अमाउंट 50,000 हो, और जैसे ही 50,000 से 1 रुपए भी जाता है तो आपका जो ये टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा वो पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। आपको कोई अलग से इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेसिकली 50,000 तक एग्जाम तक कोई डिडक्शन नहीं है इसमें। तो याद रखिए अगर 50,000 से 1 रुपया भी ऊपर जाता है तो पूरे पे टैक्स लगेगा। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। व्हेन शी सेलिब्रेटेड हर डॉटर्स वेडिंग ऑन 22nd, ओ सॉरी 21st Feb 2025, हर फ्रेंड असाइन इन मिस हिमालीज फेवर अ फिक्स डिपॉजिट। अच्छा मतलब जब मिस हिमाली थी, उनकी बेटी की जो शादी थी, तो उस टाइम में उनके किसी एक फ्रेंड ने उनके नाम पे एक फिक्स डिपॉजिट करवा दिया, मतलब पहले से बना हुआ था उनके नाम पे ट्रांसफर करा दिया, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 52,000। तो देखिए अगर यहाँ पे 1 रुपया भी लिखा होता तो भी टैक्सेबल होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50,000 की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। जो 50,000 होता है वो हम एज अ वूल देखते हैं, सिंगल पार्टी नहीं देखते ना, वो देखते हैं सिंगल ट्रांजेक्शन देखते हैं। हम देखते हैं कि पूरे साल में सारी पार्टियों को मिला के कितना हुआ। अगर वो 50,000 से ऊपर जा रहा है तो पूरे पे टैक्स लगेगा। और यहाँ पे क्या है कि इनकी बेटी की शादी में मिला, अगर इनकी शादी में मिलता फिर तो एग्जाम्प्ट होता, लेकिन इनकी बेटी की शादी में मिला तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो द आंसर विल बी 1,03,000 फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि फोर्थ का था ना हम, सम ऑफ मनी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्सेप्ट। अगर खुद की शादी है तब एक्सेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है, तो खुद की शादी तो है नहीं और मिला भी किससे है? नॉन रिलेटिव से। तो ये अमाउंट पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 50,000 से ऊपर भी है तो ये 51,000 पूरे का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि ये यहाँ पे सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 अप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको जो अमाउंट मिला है वो रिलेटिव से मिला है, तो रिलेटिव से मिला है तो ये अमाउंट पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और थर्ड पार्ट में आया, थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे आंसर में आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। इसमें क्या है कि जो फिक्स डिपॉजिट है क्या वो सम ऑफ मनी की डेफिनेशन में आता है? तो यहाँ पे 2 आंसर दिए हुए हैं। एग्जाम में आपको एक ही लिखना है
क्या लिखना है कि टैक्सेबल होता है, बात खत्म। यहाँ पे आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये भी लिखा है कि फिक्स डिपॉजिट की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, क्या वो सम ऑफ मनी की डेफिनेशन में फॉल करता है या नहीं करता। अगर करता है फिर तो आप टैक्स लगाएंगे, अगर नहीं करता तो सिर्फ जो 51,000 रुपए थे वो टैक्स लगेगा। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको दोनों पे टैक्स लगाना है। अगर कोई गिफ्ट मिला है फिक्स डिपॉजिट का भी 50,000 से ऊपर जा रहा है, मतलब इन टोटलिटी 50,000 से ऊपर जा रहा है, तो भी आपको टैक्स लगाना है पूरे पे। तो ये आपको एग्जाम में बस इतना करना है कि पूरे पे टैक्स लगेगा, बात खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आज की। क्वेश्चन, एग्जामाइन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये यहाँ पे हमें दो बेसिकली ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, किस हेड में होगा, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। मिस्टर बी हैं जिन्होंने ट्रांसफर किए हैं 500 शेयर ऑफ आरपी लिमिटेड, यानी आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उन्होंने 500 शेयर ट्रांसफर किए, किसे, मैसर्स बी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को, ऑन 10 अक्टूबर 2024 फॉर 3 लाख रुपीज, 3 लाख में दिए हैं, जबकि उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना था, 5 लाख रुपए। देखिए, अगर आप एज पर सेक्शन 56 हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी वैल्यू जब हम दे रहे हैं, अगर वो हम जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम कंसिडरेशन पे दे रहे हैं, और जो डिफरेंस अमाउंट है अगर वो 50,000 से ऊपर है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में जितना भी डिफरेंस अमाउंट है फेयर मार्केट वैल्यू का और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का, उन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है अगर वो 50,000 से ऊपर, तो पूरा डिफरेंस अमाउंट आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। ये कहाँ पढ़ा है हमने, हमने पढ़ा है सेक्शन 56 में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। द इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि लॉन्ग टर्म हो गया, इंडेक्स लिखा है तो, और शेयर्स फॉर मिस्टर बी वाज कंप्यूटेड एट 4,45,000। देखिए यहाँ क्या है कि एक्चुअल में जो वैल्यू थी वो तो थी ये 4,45,000 की, लेकिन अपने बेचा कितने में, 3 लाख में, यानी कि अपने लॉस में बेचा है। लेकिन इसमें एक चीज और होगी कि जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी 5 लाख रुपए। अब आपने, क्योंकि जो फेयर मार्केट वैल्यू है आपकी वो 5 लाख रुपए, आपने बेचा कितने में, 3 लाख में, तो जो डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सेक्शन 50 CA अट्रैक्ट हो जाएगा। सेक्शन 50 CA वो अट्रैक्ट होगा, और उसमें क्या है कि अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू आपकी ज्यादा है और कंसिडरेशन कम है, तो उस केस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली शेयर से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि 50 CA और भी जगह अट्रैक्ट होता है, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह का भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि 110% की आपको वैल्यू देखनी पड़ती है विद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वहाँ पे कंपैरिजन होता है। हमने ऑलरेडी इसका एक क्वेश्चन कर भी रखा है इलस्ट्रेशन में, पार्ट 1 में, अगर आप देखना चाहें पार्ट 1 जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें समझाया था 50 CA का कैपिटल एसेट के केस में, प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फेयर, यहाँ पे शेयर्स की बात है, तो शेयर्स में ऐसा 110% वाला कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है, और जो हमने बेचा है 3 लाख में, यानी कि इस केस में हम क्या कर लेंगे कि जो हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो हम मान लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू को, जो कि कितनी है, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है हमारी, 4,45,000। देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा होता तो शॉर्ट टर्म भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये 100% लॉन्ग टर्म ही होगा। तो इस केस में क्या होगा, 5 लाख माइनस में 4,45,000, 55,000 रुपीज का आपके हाथ में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है हमसे कि इनकम chargeable to tax in the hands of Mr. B and Messrs. B Company Private Limited because of the said transaction। वो क्या होगा, एक बार आंसर हम देख लेते हैं। हमने जैसे कि अभी ऊपर किया था कि 2,50,000 होना चाहिए, 2,55,000 माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे तो देखिए, क्योंकि आपका सेक्शन 56 अट्रैक्ट हो गया और जो डिफरेंस है वो 2 लाख का है 50,000 से ऊपर, तो यहाँ पे तो आपका अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 लिखा है, यानी कि अदर सोर्सेज है, वहां पे जाके आपका टैक्सेबल हो जाएगा 2 लाख रुपए। किसी केस में, मैसर्स बी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि इन्हें 2 लाख कम में मिला है, तो इनका अदर सोर्सेज में इनकम हो जाएगी जो टैक्सेबल हो जाएगा।
और यहाँ पे लिखा है एज पर सेक्शन 50 CA सिंस द कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर्स। ये यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं कि कोटेड है अनकोटेड है, तो हम इसको अनकोटेड मान लेते हैं। वैसे आप नॉर्मल भी लिख देंगे 50 CA के बारे में तो भी चल जाएगा, उतना कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अनकोटेड शेयर आप लिख सकते हैं तो बेटर है। तो यहाँ पे आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मान लेंगे 5 लाख रुपए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है आपकी 4,45,000। तो जो आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो हो जाएगा 55,000 रुपये, और मिस्टर बी के हैंड्स में कितना टैक्सेबल होगा 55,000 रुपये। सेकंड पार्ट भी है इसका, सेकंड पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। मिस्टर सेजियान पता नहीं क्या लिखा है, इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी विद टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ 5 लाख रुपए। he received a one sum of 1 लाख रुपीज, यानी उन्हें आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि सेक्शन 12 AB में रजिस्टर्ड है। अगर अनरजिस्टर्ड होती तो बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्योंकि रजिस्टर्ड है तो एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से इन्हें 1 लाख रुपए मिले, वो भी अकाउंट पे ही चेक से। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप कैश वगैरह में ले रहे हैं, क्योंकि कैश वगैरह में कैश वो आपको ट्रांजेक्शन अलाउ है नहीं, आपको या तो आपको ऑनलाइन लेना पड़ता है या अकाउंट पे ही चेक से लेना पड़ता है, क्रॉस चेक या कैश में अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे जो इन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 1 लाख रुपए दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर कोई भी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है और वो ऑनलाइन मीन से, यानी कि जैसे ऑनलाइन या अकाउंट पे चेक से पैसे दे रही है मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, तो वो जो एसएससी होता है जिसको ये अमाउंट मिला है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्यों एग्जेम्प्ट होता है? क्योंकि ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है इनकम टैक्स एक्ट में, ये सेक्शन 12 भी इनकम टैक्स एक्ट का है। अगर इसमें वो रजिस्टर्ड है तो फिर जितना भी अमाउंट आपको मिल रहा है उस चैरिटेबल ट्रस्ट से वो पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। एक बार इसका आंसर भी पढ़ लेते हैं। The provision of section 56 would not be applied to any sum money or property received from any trust or institution registered under income tax section 12 AB of income tax act. Therefore the sum of 1 lakh rupees received from Atma charitable trust being a registered trust under section 12 AB, देखिए registered trust है, अगर unregistered होती तब बात और थी, तब हम इसको नहीं मानते, तब exempt नहीं होता। For meeting medical expense would not be chargeable to tax in the hands of Mr. Sejian। तो देखिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पांचों क्वेश्चन मैंने करा दी, एक बार आप इसको पूरे देख लीजिएगा, दोनों वीडियो देख लीजिएगा वन बाय वन, और अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मैं एग्ज़ाम आ रहा है, सितंबर में ही एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बेटर है कि आप जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, खासकर स्टडी मटेरियल के तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल से ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका एग्ज़ाम आएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।